हेलो बच्चों, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट की दूसरी कड़ी में मैं आपके साथ एक बार फिर हूं, दीपक कुमार। तो आज हम बात करेंगे धरती से। शुरुआत करते हैं धरती को लेकर के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हमको इस धरती को लेकर के ये जानना पड़ेगा कि आखिर हम यहां से शुरू करते हैं कि चलिए ठीक है, हम धरती पर कहाँ हैं। मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हो और कहीं थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये अर्थ है, हमें कोई एक इस तरह का गोला मिल गया, आप समझने के लिए मान सकते हैं। इसमें कोई जगह कहाँ है नहीं है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। हमें अर्थ के बारे में सिर्फ एक चीज पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो कोई एक घूमती हुई गोल चीज हो, कोई एक स्फीयर हो और उस पर हम कहीं हो, या हमें किसी जगह के बारे में कोई बात करनी है कि फला जगह है, तो हम उसके लोकेशन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में हम कैसे सटीक जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप गौर कीजिए और अगर आपने नक्शों को देखा होगा या एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, आप कहीं भी देखेंगे तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट आता है। आपने ग्राफ पेपर्स देखे होंगे। आमतौर पर जब हमको समतल या प्लेन में किसी जगह के बारे में दिखाना होता है तो हम सिंपल दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, हम फिर उसमें उसकी लोकेशन को बता देते हैं। लेकिन सवाल है कि अब अगर कोई चीज गोल हो, घूम रही हो, तो हम एग्जैक्टली उस पर इस चीज को हम कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसका जवाब भी यह है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमें सिर्फ उस चीज को, मान लीजिए कि अगर ये धरती है तो हमें इस चीज को बिल्कुल करीब से देखना पड़ेगा। और अगर आप इस पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस कीजिए तो देखिए कुछ एक चीजें बड़ी खास लग रही हैं कि ठीक है, ये इसका एक्सिस है और इसके चारों तरफ ये धरती घूम रही है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे पेंसिल को लें और इस पेंसिल को हम घूमती हुई धरती से जस्ट किसी एक जगह पर समान ऊंचाई पर स्थिर करके टच कर दीजिए, तो मान लें कि कोई एक काल्पनिक लकीर सी एक रेखा इस गोलाकार स्फीयर पर वो खिंच जाएगी चारों तरफ। अगर आप उन गोली सर्किल्स को अगर आप देखें तो एक चीज आप गौर करेंगे कि हम इस पेंसिल की हाइट को हम जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे, इससे बनने वाला सर्किल उतना ही छोटा होता जाएगा। फिर यही क्रिया जब हम यहां पर आते हैं, हम देखते हैं कि जब हम इसके ठीक बीच में रहते हैं तो ये जो सर्किल बनता है ये एक सबसे बड़ा सर्किल है। और फिर जब हम इससे नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर सर्किल जो है वो छोटे होते जाते हैं। अगर आप सैद्धांतिक तौर पर करें तो हम जब बिल्कुल इसके टॉप पर रहेंगे तो हमें वहां कोई सर्किल नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक पॉइंट होगा। और वही पॉइंट हमारी धरती का पोल है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। जब हम बिल्कुल ऊपर वाले उस बिंदु की बात करते हैं तो वो नॉर्थ पोल है। जब हम इसके ठीक नीचे वाले बिंदु की बात करते हैं तो वो साउथ पोल है। जैसे अब अगर हम इस मॉडल पर देखें तो ये हम उस मॉडल में जो धरती कुछ इस तरह से सीधी है, सही मायने में धरती इस तरह से झुकी हुई है। और अब उसी वृत्त के माफ करेंगे, अब हम उसी स्फीयर को अब हम अगर इस तरह से थोड़ा सा एक एक्सिस पर, ये जो 23.5 डिग्री का जो एक्सिस अगर हम उस पर झुका दें तो हमें इस तरह की घूमती हुई पृथ्वी मिल जाती है। एक चीज जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है अर्थ के शेप को लेकर के, कि अर्थ की शेप जो है वो कैसी है। तो अर्थ की शेप जो है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, गोलाकार नहीं है, ये पोल पर थोड़ी सी चपटी है। और जो ये बीच का हिस्सा है, हम आगे चल के उसके लिए विषुवत रेखा इक्वेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में आप ये मान सकते हैं कि बीच में जो ये हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा है। यानी जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है डायमीटर का, व्यास का, हम किसी भी गोलाकार चीज को, किसी भी वृत्ताकार चीज को आर पार जब हम जिसकी लंबाई नापते हैं, तो अगर आप उस डायमीटर को देखेंगे तो पोल टू पोल और इक्वेटर यानी कि इसके अर्थ से यूं आर पार निकलने वाले जो व्यास हैं, उन दोनों की लंबाई में फर्क है। ये फर्क तकरीबन 43 किलोमीटर का आता है। और यही वजह है कि हम लोग अर्थ के शेप को एक अलग शेप का ही नाम दिया जाता है, जियोइड। तो जियोइड जो है वो अर्थ का शेप हुआ, ये हमें थोड़ी देर के लिए जान लेना चाहिए। अब हम फिर वापस चलते हैं उन रेखाओं पर। तो जब हम
एक ये बीच की जो सबसे बड़ी रेखा है, हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरे अर्थ के, यानी आप एक तरह से एक ऐसे सर्किल की कल्पना कीजिए जिसमें धरती आर पार निकल सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्किल है। और हमने इस काल्पनिक रेखा का नाम विषुवत रेखा या इक्वेटर का दिया है। अपनी खास स्थिति की वजह से इसका बेहद खास महत्व है, ये हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने एक इस रेखा को खींचा, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इसे बीच से काट दीजिए और आप अर्थ के केंद्र पर चले जाइए। आप एक हेमिस्फीयर के प्लेन पर रहेंगे, कटे हुए हेमिस्फीयर के प्लेन पर रहेंगे, तो आपके इस क्षैतिज तल में ये विषुवत रेखा का तल आएगा जो एक प्लेन होगा। वहां पर आप कोई भी सामान प्रोटेक्टर रखेंगे तो आप देखेंगे वो आपको 0 डिग्री बता रहा है। फिर आप वहां से एंगल को क्रम से जब आप ऊपर घुमाते चलेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, उस पर आपको पोल मिल जाएगा। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये एक अपने आप में संपूर्ण वृत्त है जो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब आपने इसे बीच से काट दिया तो सिर्फ 180 डिग्री का एंगल बन गया, और जब आपने उसे फिर और बीच काट दिया तो एक राइट एंगल 90 डिग्री एक संपूर्ण बन गया। तो इनफैक्ट हम इन जिन लाइनों की बात कर रहे हैं, हम जिस एक रेफरेंस लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं धरती पर, धरती के सतह पर, ताकि हम ये बता सकें कि इस बीच वाले जो रेखा है, जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री कहलाती है, जो हमारा बेस लेवल है, हम वहां से जब हम इसके एंगुलर डिस्टेंस को एक तरह से कहिए, हम कोण को नाप रहे हैं कि अगर कोई भी जगह यहां पर हो, अगर हम उसे लेकर के अर्थ के केंद्र से जोड़ते हैं तो इक्वेटर का प्लेन पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। बेसिकली ये सिंपल ज्योग्राफी का माफ करेंगे, ये सिंपल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि आपने यहां से लेकर यहां तक के जो एंगुलर डिस्टेंस है आपने उसे 90 हिस्सों में बांट दिया, और उस हर एक डिग्री की वो जो रेखाएं हैं जो इस इक्वेटर के समांतर पैरेलल यहां से होते हुए पोल तक आती हैं, ये हम 0 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारा पोल। अब यही स्थिति हम इस इक्वेटर से नीचे की तरफ करते हैं। अब फर्क क्या है, दिशाओं का ज्ञान देना यहां जरूरी है। अर्थ का जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे होता है। अगर आप नॉर्मल स्थिति में अगर हम इसे ग्लोब माने तो आप मान लीजिए आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा और आपके दाएं हाथ की तरफ पूरब, यानी धरती जिधर घूम रही है वो पूरब है। वैसे ही अगर आप इक्वेटर पर हैं, इससे जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ कहलाएगा, आप उत्तर हैं, और जब आप इक्वेटर से नीचे जा रहे हैं तो आप दक्षिण, आप साउथ की ओर जा रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपको ये 4 चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम ये जो लाइनें, हमने जो काल्पनिक रेखाएं जो हमने खींची हैं, अब हम उनको नाम दे सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री हुआ वो हमारा इक्वेटर हो गया, ये जो हुआ ये 90 डिग्री है, लेकिन ये सिर्फ 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री उत्तर है। वैसे ही ये 90 डिग्री दक्षिण है। तो 90 डिग्री उत्तर को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, 90 डिग्री दक्षिण को हम साउथ पोल कहेंगे, और 0 डिग्री जो इन दोनों के ठीक बीच में है हम इसे विषुवत रेखा कहेंगे। तो एक तरह से विषुवत रेखा का आधार पर हमने इस पूरी धरती को 2 हिस्से में बांट लिया, और हमने कुछ एक रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ कर ली जो एक तरह से संकेंद्रीय वृत्त हैं, लेकिन उनकी त्रिज्या कम रही है। जो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा रेडियस है और पोल पर आकर वो 0 होगी, यानी ये जो वृत्त हैं वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, उसकी एक ही वजह है कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम अगर किसी लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ये जो रेखाएं हैं हम उन्हें अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड कहते हैं। अगर हम किसी लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो हमें विषुवत रेखा या ध्रुव से उसकी दूरी बता रहा है। और कोई भी एक जगह जिस अक्षांश पर होता है, जिस लैटिट्यूड पर होता है, वो अपने 24 घंटे यानी धरती के अपनी धुरी पर घूमने के दौरान वो उसी अक्षांश पर घूमता है। ये चीज बेहद जरूरी है कि इसकी जरूरत अब
अब जब हम इससे थोड़े से आगे और कुछ एक बुनियादी चीजों में आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। अब सवाल उठता है कि सूरज और पृथ्वी, इन दोनों की गतियों को देख करके वो कौन सी रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको अर्थ के मूवमेंट पर थोड़ा सा फोकस करना होगा और हमें इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि सूरज से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, प्रकाश की किरणें का मतलब सौर ऊर्जा हुई, इसका मतलब इंसोलेशन हुआ, वो गर्मी है जो सूरज से निकलकर धरती तक पहुंच रहा है। तो हमें इस बात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो लाइट वेव्स हैं वहां से जो चल रही हैं सूरज से, वो हम उसको अपने दिमाग में कैसे सोचते हैं। हम मॉडल के तौर पर हम जिन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें कोई सापेक्षता नहीं, ये जस्ट सिर्फ एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। असल में जो सूरज है, जो सूरज का आकार है, वो धरती से कहीं और काफी बड़ा है। वैसी स्थिति में अगर किसी बहुत ही विशालकाय पुंज से अगर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो हमें यह मानना होगा कि वो समांतर आ रही हैं, यानी जो उनका वेव फ्रंट है, जो किरण पुंज है जो आगे आ रहा है, हम उसे पैरेलल मानेंगे, वो आड़ी या तिरछी नहीं आ रही। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान सकते हैं कि अगर ये सूरज है, हम अभी थोड़ी देर के लिए इसे सोर्स के रूप में सूरज मान रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि यहां से जो किरणें निकल रही हैं वो पैरेलल निकल रही हैं। अब यहां से उल्टा, तिरछा और आड़ी तिरछी किरणों की कल्पनाएं मत कीजिए, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये मानकर चलिए यहां से कि चूंकि इसका साइज काफी बड़ा है, यहां से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो बिल्कुल एक फ्रंट के रूप में सूरज से निकल रही हैं और आकर धरती से टकरा रही हैं। आपको हमेशा ही इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि एक ही वेव फ्रंट है जो इस तरह से खड़ी आ रही है और आकर के धरती से टकरा रही है। अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है। अगर जैसा कि हम लोगों ने पिछली कड़ी में हमने इसकी चर्चा की थी कि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही होती है, तो इसका असर यह पड़ेगा, और धरती अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है। इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो ये है कि इस सूरज से चलने वाली वेव फ्रंट के सामने धरती का कौन सा हिस्सा सबसे करीब पड़ता है, यानी ये वेव फ्रंट धरती के कौन से हिस्से से टकरा रही है, उसी हिस्से से टकराएगी जो सूरज के सबसे करीब होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि आप ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि ये हिस्सा सबसे करीब है, ये पोल दूर है। वैसे ही अगर हम इसकी थोड़ी सी स्थिति को बदल दें, मान लें कि हम थोड़ी देर के लिए इस ग्लोब को अगर हम यहां रखें, तब एक दूसरा हिस्सा यहां से इसके करीब आ गया। तो झुकी हुई पृथ्वी, जैसे आप ये देखिए कि अभी इस मौजूदा स्थिति में ये हिस्सा, ये भले ही ये इक्वेटर है, ये इसके बीच में है, लेकिन इस वाली स्थिति में इक्वेटर से पहले आप इसको सीधा लेके चलिए, जो हिस्सा यहां पर देखिए टच कर रहा है, अगर आप इस गैप को देख पा रहे हैं तो ये विषुवत रेखा से नीचे का हिस्सा है। वैसे ही अगर हम थोड़ी देर के लिए इस स्थिति को बदल दें, यानी कि मान लें कि धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाते लगाते इस वाली स्थिति में आ गई, यहां पर आ गई, तो अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो नीचे टकरा रही हैं। माफ करेंगे, ऐसी स्थिति में अगर हम यहां से वेव फ्रंट को ले जाएं तो ये ऊपर टकरा रही हैं, जो इक्वेटर से ऊपर का है। अब सवाल है कि ठीक बीच इक्वेटर पर ये किरणें सीधी कब आती हैं। वैसी स्थिति दो ही होती है, जब हम ऐसी स्थिति में हों। अब यहां से जो भी किरण चल रही है वो यहां आकर एकदम सीधे, जो इक्वेटर है अभी सूरज के सबसे करीब है। तो कुल मिलाकर जो पृथ्वी का रिवॉल्यूशन है, जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आता है सूरज के किरणों के सापेक्ष, सूरज के किरणों के रिलेटिव, जिससे हमें मतलब है। अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसका हमारे लिए एक ही ज्यादा प्राइम कंसर्न है कि धरती का कौन सा हिस्सा अभी सूरज के कितने करीब है, यानी 90 डिग्री पर बिल्कुल माथे के ऊपर सूरज की किरणें सीधी कहां पर आकर टकरा रही हैं।
क्योंकि जहां पर सूरज की किरणें सीधी टकराएंगी वहां सबसे ज्यादा गर्मी पहुंचेगी, वो इलाका गर्म होगा और उसके कारण फिर अलग जो दूसरे कारक हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सिर्फ अभी हमें यह ध्यान रखना है कि सूरज की किरणें फोकस कहां हो रही हैं। तो हम शुरू करते हैं कुछ उन महत्वपूर्ण रेखाओं की जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वैसे में आप एक चीज आप जो गौर कर रहे थे हम लोग कि अगर सूरज से कोई किरण सीधी आती है तो धरती चाहे चारों तरफ कहीं भी घूमे, उसकी एक सीमा है। तो वो एक बार अपने उच्चतम स्थिति में जाती है और फिर वापस अपने निम्नतम स्थिति में जाती है। आप थोड़े से भी सोचें कि मैक्सिमम कितनी ऊपर तक सूरज की किरणें जाकर के सीधा टकरा सकती है। इसके लिए आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री पर है, तो यहां से एक ऐसी स्थिति आएगी, जैसे अभी देखिए दक्षिण ध्रुव सूरज के बिल्कुल करीब है, तो यहां से इक्वेटर से स्थिति में देख सकते हैं कि अगर दक्षिण ध्रुव सूरज के बिल्कुल करीब है तो ऐसे में इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होगा वो सूरज के सिर्फ मतलब जो है वो सबसे करीब होगा। और दूसरी जो स्थिति आएगी, अगर हम इसको पलट दें, यानी थोड़ी देर के लिए अगर हम सूरज की स्थिति को यहां से उठा करके अब हम बदल देते हैं, तो इस वाली स्थिति में ये हिस्सा जो सबसे करीब आएगा वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर है। यानी घूमती हुई धरती चाहे कहीं भी रहे, इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में ही ये दोलन होता रहता है। यानी कि जो सूरज है, सूरज की किरणें इसके उत्तर और दक्षिण जाती हैं और सिर्फ उसी एक खास इलाके में, यानी 23.5 में अगर आप 2 से गुना कर दें तो 47 डिग्री, यानी इस 47 डिग्री के कोणीय क्षेत्र में ही सूरज की किरणें साल में हमेशा किसी न किसी एक जगह पर परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसके एक दो साइड इफेक्ट्स हैं जिसको ध्यान में लाना जरूरी है। आप देखिए कि यानी अगर हम इसको इस तरह की अगर हम गति माने तो गौर कीजिएगा कि सूरज जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करता है। इससे पहले बेहतर हो कि हम इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं के माफ करें, इससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि हम इन दोनों महत्वपूर्ण रेखाओं के नाम जान लें। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर जो अक्षांश रेखा है, जो लैटिट्यूड है, हम उसको कर्क रेखा कहते हैं, कैंसर। और जब हम विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण जाते हैं तो हम उसको मकर या कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये जो दोनों लैटिट्यूड हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक ऐसी स्थिति आती है, यानी साल में एक दिन के लिए ही सही, जब ये दोनों रेखाएं विषुवत रेखा की तरह सूरज के सबसे करीब होती हैं, या सूरज इन दोनों रेखाओं पर बिल्कुल ठीक इनके ऊपर होता है। यानी आप साल में एक दिन कम से कम कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर जब आप बिल्कुल 90 डिग्री पर अपने गर्दन को ऊपर करेंगे तो आपको सूरज दिखेगा। इसकी वजह से ये जो इलाका है ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, और चूंकि साल भर सूरज की किरणें यहां पर इस क्षेत्र में रहती हैं तो जाहिर है सबसे ज्यादा इंसोलेशन इसी इलाके को मिलता है, और हम इस पूरे क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहते हैं, यानी उष्णकटिबंध, यानी गर्मी यहां सबसे ज्यादा होती है। अब इसके ठीक उलट अगर हम पोल की बात करें तो पोल जो है वो साल में 2 बार एक्सट्रीम पर होते हैं, यानी एक बार जब ये सूरज के बिल्कुल करीब होते हैं और दूसरी बार जब ये सूरज के सबसे दूर होते हैं। लेकिन ये साल में एक ही बार स्थिति आती है। विषुवत रेखा के साथ ये फायदा दोहरा है, क्योंकि विषुवत रेखा को सूरज 2 बार पार करता है, जब एक बार उत्तर से दक्षिण जाता है, जब दूसरी बार जब दक्षिण से उत्तर आता है। आपने सुना होगा अभी महाभारत चल रहा है, सूरज के उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। जितनी देर तक सूरज विषुवत रेखा के उत्तर होता है हम उसको उत्तरायण कहते हैं, और जितनी देर सूरज की स्थिति विषुवत रेखा से दक्षिण की होती है हम उनको दक्षिणायन कहते हैं। यानी अगर आप मोटे तौर पर चलें तो आप खुद गेस कर सकते हैं, सितंबर में जो इक्विनॉक्स होता है वो सूरज विषुवत रेखा को पार करके, यानी सूरज की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ चली जाती हैं, मकर रेखा की ओर चली जाती हैं। दिसंबर 21-22 दिसंबर को सूरज जो है वो मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, और
उसके बाद से फिर वापस मार्च के महीने में सूरज विषुवत रेखा को पार करता है और तब हम सूर्य के उत्तरायण की स्थिति को कहते हैं। फिर 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर चमकता है और फिर वापस सितंबर तक अपनी पुरानी जो उसकी गति है वो उसको कंटिन्यू करता है। तो अब अगर हम इस चीज को अब दूसरी तरफ देखें कि जो उत्तर ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है उसे साल में एक बार ही सबसे ज्यादा गर्मी मिलनी है। जैसे अगर हम अभी की स्थिति बताएं तो ये मई का महीना चल रहा है, जून आने वाला है, यानी उत्तर ध्रुव जो है वो अपने सूरज से सबसे निकटतम स्थिति की तरफ जा रहा है। 21 जून को उत्तर ध्रुव सूरज के बिल्कुल सबसे करीब होगा। उसके बाद से फिर इसकी जो दूरी बढ़नी शुरू होगी, फिर अगले 1 साल बाद वो स्थिति आएगी। यानी एक तरह से कहें तो 6 महीने इनके लिए गर्मी के मौसम होते हैं, 6 महीने इनके लिए जाड़े का मौसम होता है। और जब आप दिन और रात के सीक्वेंस में चले जाएंगे तो आप इस 23.5 डिग्री के कॉन्सेप्ट को अगर आप रखते हैं तो जो महत्व इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का है वही महत्व पोल से 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव के लिए इससे दक्षिण का है और दक्षिण ध्रुव के लिए इससे 23.5 डिग्री उत्तर का है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति आएगी जब इस रेखा से अंदर की तरफ सूरज बिल्कुल नहीं दिखेगा या दिखेगा। इसकी वजह से इन दोनों ध्रुवीय इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ये जो रेखा है यहां से अगर हम 23.5 डिग्री नाप रहे हैं तो जब आप इक्वेटर से नापेंगे तो यहां से वो स्थिति 66.5 डिग्री की होगी। तो 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, ये जो दो रेखाएं हैं वो क्रमशः उत्तर ध्रुवीय रेखा, दक्षिण ध्रुवीय रेखा या आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल कहलाती है। तो जो 4 अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके वो हमें ताप कटिबंधों में बांटती हैं। एक जो बीच सेंटर में है इक्वेटर, इसके बाद हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, फिर 66.5 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुवीय रेखा या सर्किल आर्कटिक सर्किल, उसी तरह से इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री दक्षिण दक्षिण ध्रुवीय रेखा यानी अंटार्कटिक सर्किल। अक्षांश रेखाएं यानी कि जो समांतर चल रही हैं, विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा है, हमने शुरुआत में ही ग्राफ पेपर से तुलना की थी। तो जो एक्स एक्सिस के समांतर पैरेलल जो चलने वाली रेखाएं हैं हमने उनको तो देख लिया और अब हम उसके आधार पर हम मोटे तौर पर ये तो बता सकते हैं कि हम पोल या विषुवत रेखा से कितने दूर अथवा कितने करीब हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इनमें से हर रेखा एक सर्किल है। तो सवाल है कि जब हम किसी एक अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो उससे एक पूरे वृत्त यानी सर्किल का बोध होता है और वो सर्किल बहुत सारे बिंदुओं से होकर बना है। आप अगर धरती की ही बात कर लें और अगर हम इस एक सर्किल की बात करें तो ये जगह भी इसी अक्षांश पर है, ये जगह भी इसी अक्षांश पर है, ये भी उसी अक्षांश पर, यानी एक जो पूरी सर्किल है। तब सवाल है कि कौन किससे कितना आगे या पीछे, या फिर ज्योग्राफी की भाषा में बात करिए अभी भी हमने जिसको डिफाइन किया, कितना पूरब या कितना पश्चिम। तो यहां पर एक थोड़ा सा सवाल है कि हम जब पैरेलल रेखाएं खींच रहे थे तो हमने सबसे बड़े सर्किल को चुन लिया। लेकिन सवाल है कि जब हम ऊपर से नीचे गोलाकार वृत्तों को जब हम चुने, हम वैसी अब वृत्त खींचेंगे जो इन दोनों पोल से होकर गुजरेगा। यानी कि अब थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर हम इसमें देखना चाहें, अगर हम इसमें एक पोल ऐसे मान लें, दूसरा इसके करीब सामने यहां आता है, तो हमें रेखाएं ऐसे खींचनी है, तभी हमें एक दूसरा जो ग्रिड का जो एक दूसरा हिस्सा है वो हमें मिल पाएगा, क्योंकि उसका भी एक खास महत्व है। तो उन रेखाओं को, वैसी काल्पनिक रेखाओं को, वैसी वृत्तीय रेखाओं को जो दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरती हैं, वो देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। हम उनको मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन क्यों कहते हैं उसका अपना एक अलग महत्व है। अब थोड़ी देर के लिए अब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, यानी वैसी रेखा जो इन दोनों पोल से होकर गुजर रही है। अगर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए हम एक बार फिर से इसको सूरज मानते हैं और ये हमारी धरती है। तो यहां से यहां ये जो रेखा आ रही है ये देशांतर रेखा हुई।
तो ठीक है, अक्षांश रेखाओं में तो हम गिनती 0 से यहां से शुरू करते हैं। अब सवाल है कि इस तरह की देशांतर रेखाओं में गिनती हम कहां से शुरू करें। तो हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन मानना होगा। तो इसमें जिन लोगों ने शुरुआत की या जो इस चीज में आगे थे, तो लंदन की जो ग्रीनविच वेधशाला है उससे होकर जो रेखा गुजरती है हम उसे ही प्राइम मेरिडियन माने, यानी हमने उसे 0 डिग्री मान लिया। अब यहां पर एक चीज खास देखने वाली चीज है। अब चूंकि ये स्फीयर है, ये गोल है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहां से जो एक रेखा निकली ये एक अर्धवृत्त है। तो हम इस एक अर्धवृत्त को ही हम देशांतर या एक लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इसके दूसरे वाली जो है उसके लिए हम एक दूसरी डिग्री देंगे, एक हम दूसरा नाम देंगे, उसको हम एक दूसरा अंक देंगे। अब अगर हमने यहां से यहां तक एक, थोड़ी देर के लिए इसको समझने में आपको ज्यादा सुविधा होगी अगर हम इसको अभी समझाने के लिए देशांतर रेखा मान लें और हमने इसे 0 डिग्री मान लिया, तो ये तो बिल्कुल साफ और क्लियर है कि ये एक वृत्त है। तो अगर हम यहां से घूमना शुरू करें तो ये 360, यानी 360 देशांतर रेखाएं हमें मिल जाएंगी। लेकिन सवाल है कि जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जब हम दिशाओं की बात कर रहे हैं और वहां पर हमने एक रेफरेंस लाइन हमने चुना है, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि दिशाओं में जब हम धरती अगर ऐसे घूम रही है तो ये पश्चिम है, ये आपके लिए ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो यहां से जब हम इधर चल रहे हैं तो ये ईस्ट हुआ, पूरब हुआ, और यहां से जब हम इधर चल रहे हैं तो ये पश्चिम हुआ। तो इस कुल 360 जो रेखाएं हैं हम उनको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहां से 0 1 2 3 करते हुए 180 ठीक हम इसके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ यहां से 0 1 2 3 4 180 वेस्ट हम यहां आ जाएंगे। यहां एक चीज बेहद दिलचस्प है कि 180 डिग्री हम ईस्ट बोले तो या 180 डिग्री वेस्ट बोले तो हम एक ही लाइन पर आ रहे हैं। उस लाइन का भी एक अपना अलग महत्व है, हम उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। बट उससे पहले हम ये देखें कि देशांतर का हमारे जीवन के एक कौन से महत्वपूर्ण हिस्से से बिल्कुल ही खास जुड़ाव है, वो है टाइम। क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए धरती को स्थिर कर देते हैं, ये सूरज है, यहां से रोशनी आ रही है, ये हिस्सा इसके सबसे करीब है, लेकिन अपने इस पूरे मेरिडियन पर, इस पूरे देशांतर पर आने वाले हर स्थान अपने लिए उस 24 घंटे में सूरज के बराबर नजदीक है। यानी कि कोई भी लोकेशन जो अपने सर्किल पर 24 घंटे में चक्कर लगा रहा है, उनके समय के हिसाब से, जैसे वहां दिन होगा, रात होगी, दोपहर होगा, सुबह होगी, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगी, तो उस पूरे मेरिडियन के लिए एक होगा, क्योंकि सूरज से सारी किरणें ऐसे आ रही हैं। तो अब जैसे देखिए कि हम सबसे करीब तब होते हैं जब सूरज की किरणें लंबवत आती हैं। अभी इस खास स्थिति में हम ये मान रहे हैं कि ये जो मेरिडियन है, जो हमारा ये देशांतर है, ये सूरज के सबसे करीब है। तो जहां सबसे करीब है वहां सूरज, वहां के हिसाब से आप यहां से देखेंगे तो सूरज की ऊंचाई अलग होगी, आप यहां से देखेंगे सूरज की ऊंचाई अलग होगी, लेकिन उस जगह के हिसाब से सूरज अपने पथ पर सबसे ऊंचाई पर होगा, जिसे हम जेनिथ करते हैं। तो अगर आप मान लें कि विषुवत रेखा पर हो और सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत है, तो दोपहर के ठीक 12 बजे सूरज आपके माथे पर होगा। वैसे ही अगर आप कर्क रेखा पर हैं तो इस जगह पर, कर्क रेखा वाली जगह पर अगर सूरज आपके माथे के ऊपर है, यानी सूरज की किरणें परपेंडिकुलर लंबवत पड़ रही हैं, तो उस समय आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं वो लोकल टाइम से ठीक दोपहर के 12 बजे। क्योंकि आप ये देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है समझने के लिए। मान लीजिए कि यहां पर अभी कोई स्थान है, ये अभी सूरज के बिल्कुल करीब है, तो देखिए अभी यहां पर 12 बजा, धरती घूम रही है थोड़ी देर के लिए। अब ये जो जगह है सूरज से दूर होता जा रहा है, 12 के बाद से दोपहर के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, और ये टाइम, यानी अगर आप इस हिसाब से, जिसके बाद सूरज का ये हिस्सा, धरती का ये हिस्सा अंधेरे में चला जाएगा, मतलब यहां से सूरज नहीं दिखेगा,
तो उस समय शाम के 6 बज गए और यहां से रात की शुरुआत हो गई। और इसके ठीक उलट ये स्थिति, यानी इसके जो ठीक अपोजिट जगह पर, यानी कि यहां से 180 डिग्री अपोजिट देशांतर पर जो जगह होगी वहां पर उसमें रात के 12 बज रहे होंगे। वैसे ही उस जगह पर 12 बजेगा, धरती घूमती रहती है, रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3, 4, 5। अब इस जगह से सूरज को आप देख सकते हैं। यही जो है वो सुबह के 6 बजे का वक्त है जब सूर्योदय होता है और आप सूरज को देखना शुरू करते हैं। फिर आप सूरज के करीब आते रहते हैं और जब दोपहर के 12 बजते हैं आप सूरज के बिल्कुल करीब होते हैं। तो इस तरह से आपके 24 घंटे के दिन और रात की जो साइकिल है वो पूरी होती है। अब इस देशांतर के होने की वजह से आपको इससे पहले अक्षांश मिल चुका है, यानी आपको लैटिट्यूड मिल गया है, एक्स एक्सिस मिल गया है, अब आपको वाई एक्सिस भी मिल गया है। अब आप पूरे धरती पर, पूरे ग्लोब पर किसी भी जगह को आप एग्जैक्टली बिल्कुल ही शुद्धता के साथ आप लोकेट कर सकते हैं कि वो स्थान कितने डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांश पर है और कितने डिग्री पूरब या पश्चिम देशांतर पर है। तो ये एक तरीका है जिससे हम ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से हम उस जगह की अवस्थिति को फिक्स करते हैं और फिर हम उसके बारे में अंदाज लगाते हैं कि वहां पर वक्त क्या रहा होगा। अब जैसे देखिए, देशांतर से जुड़े अभी टाइम के बहुत सारे कमाल हैं, तो हम उन चीजों पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब आप ऐसे समझिए कि 360, अभी हम जिस टाइम की बात कर रहे थे कि इस जगह पर तो 12 बज रहा है, लेकिन हम इसके आधार पर हम बाकी जगहों पर कितना बज रहा है वो हम वक्त तो निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी होगी कि हम जिस चीज की अभी हम जिस समय की गणना कर रहे हैं वो उसका लोकल टाइम है। तब तो फिर अपनी डफली अपना राग सब कोई जहां जिस जगह पर है, जितने लॉन्गिट्यूड पर है, सबके हिसाब से अलग अलग वक्त होगा। तो उसके लिए हम इसका मानकीकरण करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसके लिए हम टाइम जोन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यही वो जगह है। तो आप ऐसे सोचिए कि जब ये 24 घंटा है, अगर हम एक एक घंटे के यूनिट बनाएं तो ये 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे लगते हैं। वैसे में जब आप 1 डिग्री का फर्क देखेंगे लोकल टाइम के हिसाब से तो 24 घंटे बटा 360, इसका जो आखिर जो जवाब आएगा वो है 4 मिनट। तो दो देशांतरों के बीच में, दो देशांतरों के स्थानीय समय के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। अगर कोई जगह, अगर यहां से 1 डिग्री देशांतर पूरब है तो यहां जो भी बज रहा हो, जैसे अगर इस स्थिति के हिसाब से अगर यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, हम यहां से 3 देशांतर पूरब आते हैं तो वहां का जो स्थानीय वक्त होगा वो 12:04 गुना 3 यानी 12 मिनट आगे, यानी यहां के स्थानीय समय में उसमें 12:12 हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहां से 3 देशांतर पहले की अगर आप स्थानीय समय को कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 चौके 12 यानी 12 मिनट पहले, यानी उस समय वहां पर 11:48 हो रहे होंगे। तो उसके हिसाब से हम, जैसे एक सामान्य बातचीत में हम लोग जब विदेशों में कॉल करते हैं, फॉरेन कॉल्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा कोई दोस्त या हमारा परिचित या घर का कोई करीबी इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, तो अभी वहां दिन होगी कि रात होगी। तो वो कॉन्सेप्ट बस यही है कि आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपका टाइम जोन क्या है, आपका टाइम क्या है। उसके हिसाब से टाइम की बात बाद में आएगी, पहले आप ये अंदाजा बड़े मोटे तौर पर लगा सकते हैं कभी वहां दिन होगा या रात होगी। फिर टाइम के लिए हम उस टाइम जोन की बात पर जाएंगे कि जिस जगह पर वो है। तो अभी हम चूंकि देखा कि दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। अगर हम 1-1 घंटे के टाइम जोन बनाएं तो पूरे 24 टाइम जोन बनते हैं, 15-15 देशांतर के। ये एक मानक है जिसके आधार पर हम अंदाज लगाते हैं। लेकिन होता यह है कि मानक समय के लिए जो वो इलाका होता है, वो जो देश होता है, वहाँ की जो पॉलिटिकल या जो भी लीडरशिप होती है वो तय करती है। क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, हम खुली ज़मीन पर नहीं रहते। अगर हम भारत में हैं तो भारत सरकार, भारत का एक अपना सिस्टम है, हर देश का एक अपना सिस्टम होता है। वहाँ की फ्लाइट्स हैं, रेलवे हैं, ऑफिस हैं, स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर सबको ही अपना अपना टाइम रखेगा तो इस चीज़ को लेकर के बड़ी समस्या हो सकती है। तो मान लिया जाता है
कि ठीक है यहां से यहां तक के इस बीच में हम यहां के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। जैसे अपने देश के लिए इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 डिग्री उत्तर देशांतर रेखा वो मानक समय है, हम वहां से मानकर चलते हैं। वो इसलिए मानक मानी गई है क्योंकि हमारे भारत का जो विस्तार है पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो आप देखेंगे तो इलाहाबाद उसके ठीक बीच में आता है। तो ये मान लिया जाता है कि ठीक है जो जीरो एरर होगा वो आगे और पीछे का उसको बराबर कर लिया जाएगा। लेकिन आप द्वारका के ओखा और नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी छोर के बीच के अगर आप लोकल टाइम के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो तकरीबन 1.25 घंटे का आता है। लेकिन देश चलता है मानक समय के हिसाब से। वैसे ही जब हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट या अंतर्राष्ट्रीय टाइमों को देखते हैं तो उसके लिए हम मानक मानते हैं जीएमटी को, वही ग्रीनविच मीन टाइम। हम ये देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से यानी वहां के जो प्राइम मेरिडियन है उसके रेफरेंस में हम कितने आगे या कितने पीछे चल रहे हैं। जैसे भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे पहले है। 5.5 घंटे पहले का मतलब हुआ कि जब वहां पर प्राइम मेरिडियन पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। सूर्योदय यहां पर पहले होगा, सूर्यास्त यहां पर पहले होगा, वो घटनाएं वहां पर बाद में होंगी। कुछ एक आपको बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे न्यू ईयर ईव, तो आप देखेंगे कि न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो सबसे पहले प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपों पर मनाना शुरू हो जाता है, फिर उसका असर ऑस्ट्रेलिया मना लेता है, जापान मना लेता है, तब हम भारत के लोगों में नए साल की शुरुआत होती है। यूरोप और अमेरिका में वो कुछ एक घंटे बाद से जो उसकी फुटेज है वो हम टेलीविजन पर देखते हैं कि अब यहाँ पर नए साल का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ये बेसिकली इसी लोकल टाइमिंग के फर्क की वजह से ये चीजें होती हैं। अब सवाल है कि जब हमने टाइम की बात कर ली तो डेट यानी दिन जो है वो टाइम से ही बना है। 24 घंटे के बाद डेट बदल जाना है, तो हमें एक वैसे सिस्टम की भी जरूरत होगी। आप देखेंगे यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेशनल डेडलाइन का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प सी बात है। आप थोड़ी देर के लिए इस मॉडल में देखिए। मान लीजिए कि आज हम कोई एक तारीख ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि आज 3 तारीख है, कोई भी महीना हो, मई हो, जून हो। अब आप सूरज के रेफरेंस से इस स्थान के बारे में सोचें तो ये 3 मई की दोपहर के 12 बजे हैं जो स्थान यहां पर है। अब आप यहां पर सोचें तो ये तारीख तो वही है, 3 मई है, लेकिन अभी यहां 12 नहीं बजे हैं, यहां 11 बजे हैं। इस जगह पर अगर आप चलेंगे तो यहां 9 बजे हैं। अब आप बिल्कुल 180 डिग्री जो रेखा जो इसके ठीक उलट यहां आती है, आप उसके पास के किसी जगह को देखें तो यहां भी तारीख 3 होगी, लेकिन यहां रात के 12:30 या 1 बजे हैं। यानी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर 3 तारीख की शुरुआत हुई है, इस जगह पर 3 तारीख का आधा दिन बीत चुका है। जब आप ऐसे ही यहां आते हैं तो यहां 3 तारीख की शाम ढल चुकी होगी और ये जो जगह होगी ये 3 तारीख की आधी रात, यानी ठीक इस 180 डिग्री से थोड़ी देर पहले अगर आप बात करें तो यहां पर मान लें कि रात के 11:15 बजे हैं। अब आप इन 2 जगहों के बीच के तुलना करें। ये एक ऐसी इस 180 डिग्री से आगे यानी जो पूरब की जो जगह है यहां के लिए 3 तारीख को शुरू हुए मुश्किल से आधे घंटे हुए हैं और ठीक उसके पीछे के लिए 3 तारीख जो है वो बस आधे घंटे का मेहमान है, क्योंकि जब ये 3 तारीख की 11:15 है, फिर जैसे ही रात के 12 बनेंगे यहां पर इसकी तारीख चेंज हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। यही वजह है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन, तो इंटरनेशनल डेडलाइन क्या हुआ, ठीक जो जीएमटी है ग्रीनविच मीन है उसका अगला हिस्सा यानी 180 डिग्री पूरब या पश्चिम देशांतर को हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। अगर आप उस डेडलाइन को पार करेंगे तो आपको अपनी घड़ी में जो कैलेंडर है, जो डेट है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर आप 3 तारीख खत्म होने वाला है और आप पश्चिम से पूरब चले गए, आपने इंटरनेशनल डेडलाइन को पार कर लिया, तो वहां तो अभी 3 तारीख शुरू हो रहा है, तो आप अपनी घड़ी को 24 घंटे पीछे करेंगे, यानी कुल मिलाकर आपको 24 घंटे का फायदा हो जाएगा। एक दिन जो आप गुजार चुके हैं वो आपको फिर मिल जाता है।
लेकिन आप वैसे व्यक्ति के बारे में भी सोचिए कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन को उधर से इधर, यानी कि वो पूरब से पश्चिम आ गया। तो जब इसने सफर शुरू किया था उसमें 3 तारीख शुरू होने वाला था या शुरू ही हुआ था, और अभी जब वो लैंड कर रहा है तो 3 तारीख खत्म होने को है, तो उसका तो एक पूरा का पूरा दिन चला गया। तो वो अपनी घड़ी को, वो अपना जो है वो 24 घंटा लूज करता है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल डेट लाइन का एक व्यवहारिक पहलू भी है कि अब इंटरनेशनल जो सामान्य जो दूसरी देशांतर रेखाएं हैं, जो लॉन्गिट्यूड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं, उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता, वो लोकेशन बताती हैं। बट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पूरब या पश्चिम देशांतर रेखा के साथ एग्जैक्टली शुरू से आखिर तक कॉन्साइड नहीं करती, क्योंकि मान लें कि अगर उसके बीच में कोई जमीन का हिस्सा आ रहा है, कोई देश है, कोई टापू है, कोई प्रायद्वीप है, अगर वो उसको होकर के गुजर रही है, तब ये बड़ी ही अव्यावहारिक और विचित्र सी स्थिति आ जाएगी कि एक ही जगह पर 2 तारीख चल रही है। तो वैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो उस लैंड मास को अवॉइड करके उसके बगल से निकल जाती है। आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन को आप एटलस में देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से देशों से बच रही है, किसके करीब से गुजर रही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ज्योग्राफी से जुड़ी जो बेसिक चीजें हैं वो हमने उस पर एक बार हमने एक चर्चा कर दी है। अब जो इसकी अगली कड़ी होगी उसमें हम 10वीं क्लास की जो ज्योग्राफी होगी हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। जो उसका पहला अध्याय है वो रिसोर्स का है। तो मैं चाहूँगा कि आप रिसोर्स के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के अगर आप हमारे साथ आते हैं तो मुझे भी सुविधा होगी, और उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप आने वाले चैप्टर्स से जुड़े अगर आप कुछ खास सवालों को अगर आप मुझे पहले अपना संदेश देते हैं तो मैं पढ़ाते वक्त उस चीज़ों का ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो उलझने हैं या जो आपके सवाल हैं मैं उनको भी एड्रेस करता चलूं। थैंक यू।